नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेश हुए बजट की। मोदी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। अब इस बजट की समीक्षा अलग अलग राजनीतिक दलों, अलग अलग नेताओं द्वारा अलग तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जो मीडिया का कहना है, जो विपक्षी पार्टियों का कहना है, जो अखबार में छपा है, वो अलग अलग हेडलाइन बनाती हैं। कुछ हेडलाइन बना रही हैं कि मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट बनाया। बिहार को यानी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनके मदद से सरकार चल रही है। तो इन दोनों सरकारों के लिए विशेष पैकेज के रूप में बजट में मोदी सरकार ने प्रावधान दिया है। उनको सबसे ज़्यादा बजट इस बार के बजट में दी गई है। सबसे ज़्यादा फंड जो है नीतीश कुमार को जाएगा और चंद्रबाबू नायडू को जाएगा, क्योंकि यही इनके समर्थन का शर्त भी था और इन्हीं बातों पे इनका आपस में समर्थन भी हुआ था। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि न ये बजट बेरोजगारी के लिए कोई उपाय बता रही है, न इस बजट में किसानों के लिए है, न इस बजट में बेरोजगारों के लिए है, न इस बजट में मजदूरों के लिए है, न इस बजट में मिडिल क्लास के लिए है, न इस बजट में अपर मिडिल क्लास के लिए है, न ये बजट छोटे व्यापारियों के लिए है। यानी पूरा का पूरा जो बजट है वो नरेंद्र मोदी ने अपने जो भाई बंधु हैं अंबानी अदानी, उनके लिए बनाए हैं। ऐसा महागठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं। तो वाद विवाद चारों तरफ से जारी है, लेकिन जनता हर चीज समझ रही है, देख रही है। शेयर मार्केट में उछाल आई है। अभी उछाल कितने दिन तक रहती है ये सोचना हो, लेकिन रक्षा बजट को भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। और जो सबसे दुख की बात है वो यूजीसी के बजट को कम कर दिया गया है। यानी जो शिक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्चा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिससे सारे विश्वविद्यालय कंट्रोल किए जाते हैं, जो मॉनिटरिंग बॉडी है, यूजीसी की बजट कम कर दी गई है, आईआईएम्स के बजट कम कर दिए हैं। यानी जो सरकारी संस्थान जहां भारत के टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड नौजवान, टैलेंटेड युवा परीक्षा पास करके उन संस्थानों में जाते थे और बहुत कम पैसे में वो अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, चाहे वो आईआईएम हो या आईआईटी हो, जो सरकार के सहयोग से चलती हैं, भारत सरकार के सहयोग से। उन सभी शिक्षण संस्थान, शैक्षिक संस्थान, इन सब का बजट कम किया गया है। उसका प्रभाव इन सब पे पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सरकार भारत के नौजवानों को, भारत के होनहार नौजवानों को सरकारी पैसे पे, सरकारी खर्चे पे पढ़ने देना नहीं चाहती? क्योंकि इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, जो पूंजीपतियों की संस्थाएं चल रही हैं, जो स्कूल चल रहे हैं, जो कॉलेज चल रहे हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही हैं, ये सभी बहुत महंगी हैं। और इन सभी महंगे संस्थानों में कभी मिडिल क्लास या एवरेज मिडिल क्लास या गरीब का बच्चा कभी जा नहीं सकता, कभी पढ़ नहीं सकता, कभी शिक्षा हासिल नहीं कर सकता। तो वो अपनी मेहनत के दम पे कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैंकिंग लाके वो सरकार द्वारा
सहयोग प्राप्त जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो उसमें दाखिला लेता है अपने हुनर के दम पे, अपने रैंकिंग के दम पे। लेकिन सरकार अगर उनकी बजट को कम कर देगी तो कहीं ना कहीं देश के होनहार नौजवानों और युवाओं के ऊपर भी सरकार का यह गलत नीति होगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे, तमाम बातें इस देश की चर्चा में बनी हुई हैं। आप जानते हैं रेल बजट पहले अलग बनता था और पूरे देश को रेल जो है एक जीवन रेखा है, और उस जीवन रेखा से पूरा हिंदुस्तान का जो रेलवे सिस्टम था, उससे रेलवे के जो परिवार थे या जो भारत को जो जोड़ने का काम होता था, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रेलवे बजट से पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है, इन्होंने रेल बजट को भी आम बजट के संग जोड़ दिया है। अब रेल बजट अलग से नहीं बनता, रेल बजट आम बजट का हिस्सा हो गया है। ऐसे में जो एक रेलवे बजट का लोगों को इंतजार होता था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, आम बजट का हिस्सा हो गया है। और इस आम बजट में जो टैक्स के जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जो इंपोर्टर्स जो हैं उनको जो टैक्स की सहूलियत सरकार ने दी है, उससे ये समझ में आता है कि सरकार एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाना चाहती, सरकार इंपोर्ट बढ़ाना चाहती है। क्योंकि अगर सरकार एक्सपोर्ट करेगी तो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। अगर भारत का सामान दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाएगा तो रेवेन्यू हिंदुस्तान को आएगा। लेकिन यहाँ सरकार की नीतियाँ इतनी गलत हैं कि वो इंपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। तो आप विदेश से बाहर सामान मंगाइए, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट के टैक्स को अगर कम कर दें तो बाहर से सामान हिंदुस्तान में ज़्यादा आएगा। तो ये तो कोई बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता। अगर हम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश की ताकत बढ़ती है, उस हमारे देश में बड़ा रेवेन्यू आता है। लेकिन जब हम इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे और इंपोर्ट से जो टैक्स आ रहा है उसी को हम कलेक्शन करने में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम तो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। हम पूरी तरह से बाहर के कंपनियों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम बाहर के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम बाहर की दूसरे कंपनियों को अपना पैसा दे रहे हैं। क्योंकि जब वहाँ से अगर आप मंगाएंगे सामान तो पेमेंट तो भारत को ही करना पड़ेगा, भारत की कंपनियों को करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, और इंपोर्ट ड्यूटी को अगर कम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाहरी कंपनियों को अपने भारत में आने का मौका दे रहे हैं और भारत का पैसा बाहर जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही मिडिल क्लास नौकरी पेशा वाले लोग, उनके लिए कुछ अट्रैक्शन नहीं है, उनके लिए कोई विशेष चीज़ें नहीं है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब एसएमई वाले जो हैं, उनके लिए कोई सरकार विशेष योजना नहीं चला रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई फोकस नहीं है, स्टार्टअप पे कोई फोकस नहीं है, उनको कोई विशेष सुविधाएं नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये बजट देश हित में नहीं लगता, सरकार हित में नहीं लगता, सरकार बचाने के हित में लग रहा है। सरकार गिरे नहीं, सरकार जिन दो व्यक्तियों के सपोर्ट से चल रही है, दो राजनीतिक दलों के जो सपोर्ट से चल रही है, उनको प्रसन्न करने का ये बजट है। बाकी आने वाले समय में देश की जनता के सामने धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी कि आखिर इस बजट का प्रभाव एक आम आदमी पर कैसे पड़ता है। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप। नमस्कार बंधुओं, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों से बलिया जिला बहुत चर्चे में है, और चर्चा भी ऐसा जो बलिया में बढ़ रहे अपराध को दिखा रहा है, चित्रित कर रहा है। अभी बलिया के एसपी को बदल दिया गया, कई आला अधिकारी हटा दिए गए, कई पुलिस अधिकारी, सिपाही
और अन्य उनसे जुड़े हुए दलालों की गिरफ्तारी हुई है। और ये छापामारी बनारस के आई हुई टीम, एडीजी और आईजी की टीम ने ये छापामारी बलिया में की है। ये एक सबसे बड़ी चर्चा की बात है, क्योंकि बलिया जिला जहां स्थित है वहां गंगा नदी बहती हैं और गंगा नदी के उस तरफ बिहार पड़ता है, और उत्तर प्रदेश बिहार का ये अंतिम जिला होने के नाते बलिया में ऐसे बहुत सारे अवैध काम होते हैं जिनकी जानकारी पुलिस विभाग को होती है, और कहीं न कहीं पुलिस विभाग के लोग धन दौलत के लालच में वो गलत काम कराते हैं, वो अपराध कराते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे बिहार में शराबबंदी है, शराब पे सरकार ने ताला लगा रखा है, लेकिन बिहार में शराब की खपत बहुत है। तो जो लगे हुए जिले हैं, जैसे कि हमारा बलिया जिला है, वहां से अवैध रूप से लाखों लाखों की बोतलें बिहार सड़कों के माध्यम से, गंगा नदी के माध्यम से, नावों के माध्यम से नदी के उस पार कराया जाता है। और इस पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार कर रहे पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस के सिपाही, पुलिस के दरोगा, जो तमाम जो चेक पोस्ट बने हुए हैं बलिया जिला में अलग अलग जगहों पे, जो सड़क बक्सर को जोड़ती है, जो सड़क छपरा को जोड़ती है, तो ये जो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं बलिया जिले के, जो बिहार के सीमा से लगती हैं, वो पूरा नेटवर्क जो है वो अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन, शराब, अवैध पशु चोरी, मोटरसाइकिल चोरों का नेटवर्क, गाड़ी चोरों का नेटवर्क, पशु चोरों का नेटवर्क, ये सब सक्रिय हैं इन बेल्टों में। और ये बात आला अधिकारियों को पता है, पुलिस प्रशासन को पता है। अभी आपने 2-4 दिन पहले आपको सूचना मिली होगी कि युवा जो नौजवान लड़के थे, उसमें एक रोहित पांडे की हत्या हो जाती है, और मारने वाला रोहित यादव। ये सभी जो नौजवान लड़के हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के गलत धंधों में सक्रिय हैं पूरे जिले में। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इनके ऊपर नजर नहीं रख रही है। सरकार पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों पर नजर रखती है, पत्रकारों पर नजर रखती है, कम्युनिस्टों पर नजर रखती है, लेकिन समाज के बीच जो गुंडे तैयार किए जा रहे हैं समाज द्वारा, पुलिस थानों द्वारा जो गुंडे तैयार किए जा रहे हैं, राजनीतिक दलों द्वारा जो गुंडे तैयार किए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की पार्टियों द्वारा जो गुंडे तैयार किए जा रहे हैं, जो जिले से लगे हुए, चाहे वो गाजीपुर का जिला हो, बलिया जिला हो, यानी जहां जहां इस तरह की सीमाएं हैं वहां अपराध खुलेआम हो रहे हैं। तो बलिया जिले में भी कई तरह के अपराध सक्रिय थे, और इसकी जानकारी बनारस में बैठे हुए आईजी, डीआईजी और उससे बड़े अधिकारियों को थी, एडीजी को थी, और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से छापामारी होती है। कई पुलिस चौकियों पे और गिरफ्तारियां होती हैं, क्योंकि जो ट्रकें बिहार जा रही हैं उत्तर प्रदेश से, उससे भी अवैध सामान जाता है। वो भी सरकार के मानक के मुताबिक लोडिंग अनलोडिंग का मामला है। ओवरलोड होकर गाड़ियां जाती हैं और उसका कहीं ना कहीं हिस्सा पुलिस विभाग को पहुंचता है। तो ऐसे तमाम चीज़ों की खबर, सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को थी, और बनारस से अधिकारी आते हैं और जिसको हम कह सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन के तौर पे या छापामारी करके वो तमाम जो अपराधी
प्रकृति के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पुलिस के अंदर भी नौकरी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, अपराध से जुड़े हुए हैं, गलत कारोबार से जुड़े हुए हैं, धन कलेक्शन का काम करते हैं। ऐसे कई नेता भी हैं जिनके पास पुलिस प्रशासन के द्वारा पैसा पहुंचाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को पुलिस के आला अधिकारी के संज्ञान में आया और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया और मुख्यमंत्री जी के आदेश के मुताबिक ही तमाम जगहों पे छापामारियाँ जारी हैं। पुलिस का सस्पेंशन जारी है, पुलिस को भी सस्पेंड किया गया है, आला अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं। इसलिए बलिया आजकल सुर्खियों में है, हर अखबार में छाया हुआ है, लेकिन इस बार किसी अच्छे काम के लिए नहीं, इस बार बलिया अपराध के लिए, अपराध से जुड़े काम के लिए और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में होने वाले हर गलत काम के लिए बलिया का नाम बदनाम हो रहा है, बलिया जिला का नाम खराब हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है, बलिया वालों के लिए भी चिंता का विषय है। आप रहिए सावधान। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।